हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद वर्मा। स्वागत करता हूं सभी को हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 का टॉप 100 डीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इनर्शिया इज। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी केजी, ऑप्शन सी ml स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि जो इनर्शिया होता है उसका यूनिट क्या होता है। तो इनर्शिया का यूनिट केजी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज राइट। बी ऑप्शन हमारा जो कि केजी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज। कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन क्या होता है। ऑप्शन ए m0 l0 t0, ऑप्शन बी m1 l-1 t-1, ऑप्शन 3 m l2, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, कांस्टेंट टर्म का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, m0 l0 एंड t0। क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर क्वांटिटी हैज। ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या फिर सिर्फ डायरेक्शन होता है या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है या फिर दोनों में से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम। पूछ रहा है कि जो फोर्स का जो डिफिनेशन है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ऑप्शन सी है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन एंड ऑप्शन डी है जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फोर्स का जो डिफिनेशन है वह न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आया है। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए फोर्स इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑप्शन बी मास इंटू फोर्स, ऑप्शन सी मास इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सो ऑप्शन इज राइट। 6th क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट रिलेशन वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी, w इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एंड r इक्वल टू रेडियस। कह रहा है कि इन दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा जो रिलेशन है जो सही है, जो कि v जो है वो वेलोसिटी को दर्शाता है, w जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को दर्शाता है और r जो है वो रेडियस को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट, जो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ये जो रिलेशन है यह करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a body moves on circular path then the value of centrifugal acceleration is। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो तो उसमें लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस है। ऑप्शन बी है ए इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू रेडियस है। ऑप्शन सी ए इक्वल टू आर बाई वी स्क्वायर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज राइट फॉर formula। Next question, a body moves on circular path from a fixed point and after completion of a circle reaches the same point, then work done is। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट से तो पूरी एक चक्कर लगाकर उसी पॉइंट पर आ जाता है तो वर्क डन कितना होता है, मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा या जीरो होगा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट, जो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट से और मूव करते करते जिस पॉइंट से वो चला था उसी पॉइंट पर आकर रुक जाता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेंट। ऑप्शन ए है इंक्रीजेज द फ्रिक्शन, ऑप्शन बी डिक्रीजेज द फ्रिक्शन, ऑप्शन सी नेदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज द फ्रिक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो लुब्रिकेंट होते हैं वह क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं या फिर उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है या फिर ना ही इंक्रीज करते हैं ना ही डिक्रीज करते हैं या फिर इन तीनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लुब्रिकेंट होते हैं वह फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ पावर इज। पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इक्वल टू वर्क डन इंटू टाइम, पावर इक्वल टू वर्क डन इंटू एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। अगर कोई बॉडी जिसका मास m हो वह v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। तो ऑप्शन सी इज राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो जो उस बॉडी पे जो टोटल एनर्जी आएगा ना या फिर उस सिस्टम पे टोटल एनर्जी आएगा ना, उस टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन ए वेरिएबल, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ आर ट्रू,
एंड ऑप्शन डी नेदर ए नोर बी इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर एक सिस्टम है उस पर अगर एक्सटर्नल कोई काउज नहीं, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो उस सिस्टम पर लगने वाले सारी एनर्जी जो होगा ना वह कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्क इज वेयर P मोमेंटम एंड F बराबर फोर्स है। कह रहे कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा जब P मोमेंटम है और F फोर्स है। तो ऑप्शन ए टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, ऑप्शन बी टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, एंड ऑप्शन सी टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ऐसा होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का क्या होगा जब वह एक एक्सिस से पास कर रहा हो और सेंटर से भी पास कर रहा हो, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो प्लेन का परपेंडिकुलर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट, एम आर स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। 15th question, if the radius of gyration increases the angular velocity of the free revolving system is। कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ gyration है ना वह इंक्रीज करता है, अगर इंक्रीज हो तो जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह राइट है, क्योंकि अगर किसी गेरिएशन का रेडियस अगर इंक्रीज करते हैं ना तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो कि फ्री रिवॉल्विंग सिस्टम का होता है वह डिक्रीज करता है, इसे ऑप्शन इज राइट। अ स्ट्रेन इज ऑप्शन ए चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ऑप्शन बी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नेदर ए नॉर बी। कह रहा है कि जो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है जब यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन ए में यहाँ पे चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रेन होता है ना उसका हुआ लेंथ के चेंज करने से और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ये भी होता है और चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। 17th क्वेश्चन हमारा प्रेशर इज, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर किस में होता है, मरकरी में, वाटर में, के ऑयल में या फिर नन ऑफ दिस। तो मरकरी में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ग्रेटर होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंडक्शन हीट ट्रांसमिटेड बाय द प्रोसेस। कह रहे हैं कि कंडक्शन में जो हीट ट्रांसमिटेड होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस होने की वजह से होता है, या फिर ऑप्शन बी पार्टिकल रिमेन्स इन द सेम प्लेस एंड हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड, या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने प्लेस पर ही रहते हैं और जो हीट एनर्जी होता है वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी नीड नो मीडिया टू प्रोपेगेट इट, या फिर उसे प्रोपेगेट करने के लिए, उसे ट्रांसमिट होने के लिए कोई भी मीडिया की जरूरत नहीं, मीडियम की जरूरत नहीं है, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर कंडक्शन में जो हीट ट्रांसमिटेड का जो प्रोसेस होता है ना यह होता है कि पार्टिकल अपने प्लेस पर ही रहता है और हीट जो है वह ट्रांसमिट करता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर फॉर, जो स्पेसिफिक हीट होता है ना वह ग्रेटर, उसका कैपेसिटी जो होता है वह ग्रेटर होता है किसके लिए, एयर के लिए, वुल के लिए, आयरन के लिए या फिर वाटर के लिए। तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्रेटर होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 22, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T - 3 K - 1। सो ऑप्शन डी इज राइट, M1 L1 T - 3 K - 1। क्वेश्चन नंबर 23, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर टू बी मैक्सिमम दी एंगल बिटवीन देम मस्ट बी। यानी कि अगर कोई दो वेक्टर का बीच का जो रिजल्टेंट है ना वो मैक्सिमम है तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर कोई दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम हो तो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car moving on a horizontal road may be thrown out of the road is taking a turn। कह रहा है कि अगर कोई एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रहा है और वो टर्न लेते समय, रोड जो टर्न होता है उस टर्निंग पर कार टर्न लेते समय वो क्या करता है कि थ्रोन आउट ऑफ द रोड, वो रोड से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो वो ये जो प्रोसेस ये क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है कि बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, ऑप्शन बी है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर सही से वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कमी होने के कारण वहाँ पे वो कार जो है वो बाहर की तरफ भागती है, या फिर ऑप्शन सी हो जाएगा ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टाइप एंड द रोड, या फिर जो रोड और उस टाइप के बीच में जो रोलिंग फ्रिक्शन रहता है उसकी वजह से होता है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कमी के कारण वैसा होता है कि कार जो है टर्निंग पर वो बाहर की तरफ झुकता है, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 25, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F = kx फ्रॉम x = 0 टू x = x1 रिवॉल्विंग इन द प्रोसेस। तो कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल है जो कि
मूव्स कर रहा है, ठीक है, और एक फोर्स के कारण मूव्स कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है कि F इक्वल टू के एक्स है, और वो एक्स की वैल्यू जो है ना जहाँ पे 0 से लेकर के x1 तक है, तो कह रहा है कि उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा वो कितना होगा। तो इसका ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी हाफ के और के x1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर ऑप्शन सी है के x1 का स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी है के x1 का क्यू। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाफ के x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना उसके मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन इज। कह रहा है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है वो क्या है, यानी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, ठीक है। मास और एनर्जी में जो रिलेशन होता है, जो मास एनर्जी में जो फॉर्मूला होता है वह E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन बी से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेज बाय 20%, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी का मोमेंटम को हम लोग 20% इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, लेकिन कितने प्रतिशत से इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी 44% से इंक्रीज करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, या फिर बॉडी के सैप पर डिपेंड करता है, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors A and B are perpendicular to each other, then which of the following is correct। दो वेक्टर है A और B और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब तो इनमें से कौन सा रिलेशन है जो सही है। ऑप्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, ऑप्शन बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ऑप्शन सी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 1, ऑप्शन डी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वह 0 होता है। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होता है तब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह 0 होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 क्वेश्चन, द मटेरियल विच ब्रेक्स एज सुन एज अ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो मटेरियल है ना वह ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, हिस्सों में बढ़ जाता है जब स्ट्रेस को इंक्रीज किया जाता है। तो कब तक, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जब स्ट्रेस को हम लोग इलास्टिक लिमिट तक इंक्रीज करेंगे तो उसके मटेरियल ब्रेक हो जाता है। किसके कारण, तो ये ब्रिटल के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, when two capillary tube of different diameter are dipped vertically, the rise of liquid is। कह रहा है कि दो कैपिलरी ट्यूब को जब हम लोग दोनों का, अगर दो कैपिलरी ट्यूब है दोनों का जो डायमीटर वो इक्वल हो और उसको हम लोग वर्टिकली अगर डिप्ड करें, अगर उसको इक्विलाइट में अगर दोनों को वर्टिकली डिप्ड करें तो उस लिक्विड का जो इक्विलाइट जो लिक्विड है ना उस लिक्विड का जो राइज करेगा, कैसे राइज करेगा। तो ऑप्शन ये है कि सेम इन बोथ द ट्यूब, दोनों ट्यूब में सेम ही राइज करेगा, या फिर ऑप्शन बी मोर इन द ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, या फिर दोनों जिसका डायमीटर लार्जर है उसमें ज़्यादा राइज करेगा, या फिर लेस इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो उसका डायमीटर कम है उसमें कम लेस इंक्रीज करेगा, या फिर मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, या फिर जिसका डायमीटर जो स्मॉलर है उसमें ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा कि मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, यानी कि जो दो डिफरेंट डायमीटर का यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब था और जो जिसका डायमीटर अगर स्मॉलर है ना कम है उसमें ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंसिक्वेंस ऑफ। कह रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वह किस चीज का कंसिक्वेंस है। तो कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसिक्वेंस है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कंसिक्वेंस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो इज कॉल्ड। कह रहा है कि वेलोसिटी का वह पार्टिकुलर वैल्यू जिसपे स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है किसी लिक्विड का वह टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट कर जाता है, उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस पार्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम। कह रहे कि दो बॉडी है जिसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे, कब कहेंगे, जब उसके टेम्परेचर जो रहेगा सेम रहेगा, या फिर उसका अमाउंट ऑफ हीट सेम रहेगा, या फिर उसका स्पेसिफिक हीट सेम रहेगा, या फिर उसका थर्मल कैपेसिटी सेम रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, जब टेम्परेचर सेम रहेगा तब दो बॉडी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकपल इज बेस्ड अपॉन विच। कह रहा है कि जो एक थर्मोकपल होता है वो किस चीज़ पर बेस करता है। ऑप्शन ए पेल्टियर इफेक्ट, ऑप्शन बी सीबैक इफेक्ट, ऑप्शन सी थॉमसन इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक थर्मोकपल होता है ना वह सीबैक इफेक्ट के ऊपर बेस करता है, सीबैक इफेक्ट के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस देन इट्स वॉल्यूम
कह रहा है कि अगर वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करें तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगा। तो ऑप्शन ए है कि रिमेन कांस्टेंट, उसके वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, या फिर ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जब हम लोग वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम डिक्रीज करता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन के लिए वो कौन सा जो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ऑप्शन ए इट कैन पास थ्रू वैक्यूम, या वैक्यूम के थ्रू पास करता है। ऑप्शन बी इट ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, या वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। ऑप्शन सी इट हिट्स द मीडियम थ्रू विच दे पास, या उन सारे मीडियम को हीट करके पास करता है जिससे वो पास करता है उसको हीट करते हुए जाता है। ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। ये जो ए बी और सी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जब जो एक हीट रेडिएशन जो होता है, हीट रेडिएशन में वो वैक्यूम के थ्रू भी पास करता है और लाइट की वेलोसिटी से भी ट्रेवल करता है, और जो अपने रास्ते में आए हुए पार्टिकल्स को हीट करते हुए भी पास करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो डायमेंशन। करें कि कैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका पास डायमेंशन नहीं होता है वो कौन है। ऑप्शन ए एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी स्ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रेन। स्ट्रेन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किस चीज का यूनिट है। चार्ज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, मोमेंटम का, या फिर एनर्जी का। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी का यूनिट है। इफ पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू देन एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज। कह रहा है कि दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर को पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और पी क्यू के वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट ले तो वो इक्वल होता है पी क्यू का। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड का इक्वल हो जाता है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 44, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। जो किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो डिपेंड्स करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए ओनली ऑन इट्स वेलोसिटी, वो सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन बी ओनली ऑन इट्स मास, वो सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी बोथ मास एंड वेलोसिटी, या मास पर भी डिपेंड करता है वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो किसी बॉडी का जो मोमेंटम होता है ना वो मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल इज द यूनिट ऑफ। जूल जो है वो किस चीज का यूनिट है। फोर्स का, एनर्जी का, मोमेंटम का, या फिर स्ट्रेस का। तो जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, इसलिए ऑप्शन बी एनर्जी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी ट्रिपल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी का मोमेंटम को अगर हम 3 गुना बढ़ा दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजिंग आ रहा है। तो ऑप्शन ए 3 टाइम्स इंक्रीजेज, ऑप्शन बी 6 टाइम इंक्रीजेज, एंड ऑप्शन सी 9 टाइम्स, एंड ऑप्शन डी 12 टाइम्स। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी का मोमेंटम को हम लोग 3 गुना इंक्रीज कर दें तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स एक्सिस इज। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, किसी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जिसका मास m एंड रेडियस r हो। तो इसका आंसर हो जाएगा m r², जो कि हम पहले इस पर एक और क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलोज। कह रहा है कि जो एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है किस चीज को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, dj बाई dt इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद if an external force F is applied on the cross sectional area A of a body then a stress is। कह रहा है कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ए है और किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है उस पर अगर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की इफ जो है वो अप्लाई हो रहा है तो उस बॉडी का स्ट्रेस जो है ना वो क्या होगा। तो ऑप्शन ए है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ऑप्शन बी स्ट्रेस इज इक्वल टू ए बाई एफ, ऑप्शन सी स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, और ऑप्शन डी स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, इसलिए ऑप्शन डी पास्कल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द राइज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड है। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को राइज किया जाए तो उसके सरफेस टेंशन, उस लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या, उसमें क्या चेंजिंग आएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर डज नॉट चेंज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो उस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वह डिक्रीज करेगा, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, रेनॉल्ड्स नंबर फॉर
स्ट्रीम लाइन फ्लो, कह रहा है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो उनका रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। रेनॉल्ड्स इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन 2000, ठीक है। यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है ना वो इक्वल टू और स्मॉलर देन जो होता है 2000 का इक्वल देन उसे या फिर उसे स्मॉलर देन होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड ड्रॉप आर स्फेरिकल ड्यू टू, लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो स्फेरिकल होता है किसके द्वारा होता है, क्या विस्कोसिटी के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, या फिर फ्लो ऑफ लिक्विड के कारण, या फिर प्रेशर के कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो लिक्विड ड्रॉप होता है ना वो स्फेरिकल होता है सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोहेसिव मोलिकुलर फोर्स, या फिर नन ऑफ दिस एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहेसिव मोलिकुलर फोर्स, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है ना वह कोहेसिव मोलिकुलर फोर्स के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following substance has greater viscosity? इनमें से कौन सा वो सब्सटेंस है जिसका विस्कोसिटी बहुत ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ग्लिसरीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ना जिसका एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका विस्कोसिटी जो होता है वो ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला विस्कस फोर्स एफ इज, कह रहा है कि विस्कस फोर्स जो होता है ना उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 6πRNU, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा इज, कह रहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जिसको बीटा से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मेटल विथ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज, कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हाईएस्ट होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस बाय, कह रहा है कि लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस मीडियम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ कैनॉट बी मेजर्ड इन, जो लेंथ है ना वो किस चीज़ में मेजर नहीं किया जाता है, ठीक है। फर्मी, ऑप्शन बी माइक्रोन, ऑप्शन सी डोबिये, ऑप्शन डी लाइट ईयर। तो इसका जो लेंथ होता है ना वो डोबिये में मेजर नहीं किया जाता है, बाकी फर्मी, माइक्रोन और लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोबिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ML2T-3 इज डायमेंशनल फॉर्मूला 4, ये जो ML2T-3 है ये किस चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63, when two equal force have resultant equal to either of them, the angle between them will be, कह रहा है कि दो इक्वल फोर्स है जिसका रिजल्टेंट जो है ना आइदर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी I प्लस जी हैज मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि ये एक वेक्टर दिया हुआ है I प्लस जी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 हो जाएगा। Two particles of equal masses are revolving in circular path of radii r1 and r2 respectively with the same speed. The ratio of their centripetal force is, कह रहा है कि दो पार्टिकल्स है, दोनों पार्टिकल्स का जो मास है वो इक्वल है और दोनों सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनका रेडियस जो है r1 है एक का और दूसरे का रेडियस जो r2 है, ठीक है। और कह रहा है कि वो सेम स्पीड से ही रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनके कह रहा है कि उनके सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो हो जाएगा r2/r1, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज डबल्ड दी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कह रहा है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन को अगर डबल करते हैं तो उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या चेंजिंग आएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसे अगर नॉर्मल रिएक्शन को डबल करते हैं हम लोग तो उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A light body have and a heavy body has the same kinetic energy. Which one has the greater momentum? कह रहा है कि एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है और दोनों को काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है, तो इन कह रहा है कि इनमें से ग्रेटर मोमेंटम किस बॉडी में होगा, तो कह रहा है कि जो बॉडी हैवियर होगा उसी में ग्रेटर मोमेंटम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा। हैवियर बॉडी में ग्रेटर मोमेंटम होता है, ठीक है। कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अ लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, कह रहा है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ना वो न्यूटन्स के किस लॉ का लॉजिकल कंसीक्वेंस है, तो इसका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन्स के थर्ड लॉ का लॉजिकल कंसीक्वेंस है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, कह रहा है कि एक बॉडी का अगर टॉर्क जो है वो 0 है तो इनमें से कौन सा है जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए है लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन बी है एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन सी है फोर्स और ऑप्शन डी है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है इसका जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा जब किसी बॉडी के टॉर्क को हम लोग जीरो कर देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन किस फॉर्मूले से दर्शाया जाता है, या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ½ L ω², ठीक है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व एट विच द मटेरियल बिगिंस टू फ्लो इज कॉल्ड, कह रहा है कि पॉइंट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में जो वह पॉइंट जिससे कि उस मटेरियल का जो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग एल्डिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन कर्व में जिस पॉइंट पर मटेरियल फ्लो करना स्टार्ट कर दे उस पॉइंट को हम लोग एल्डिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर इज कॉल्ड, करेक्ट, एक वैसा डिवाइस है जिसको हम लोग गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या चेंजिंग आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्रीज करेगा। जब जो हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस लिक्विड का डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity of falling rain drops attain limited value because of which of the following, कह रहा है कि जो फॉलिंग रेन ड्रॉप्स होता है ना वो फॉल करता है उस समय उसका जो वेलोसिटी होता है ना वो अटेन लिमिटेड वैल्यू, देखो लिमिटेड वैल्यू अटेन कर लेता है, तो कह रहा है कि किसके कारण अटेन कर लेता है, तो ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी है विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, ऑप्शन सी है कोहेसिव फोर्स, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन ए बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। जो रेन ड्रॉप्स जो फॉल करता है उसका वेलोसिटी जो लिमिटेड वैल्यू अटेन करता है वो किसके कारण, तो विस्कोसिटी फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, हवा के द्वारा जो विस्कोसिटी फोर्स लगाया जाता है उसी के कारण यहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर इज, दो लिक्विड लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए रेडियल और ऑप्शन बी टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, ऑप्शन सी नॉर्मल टू द लिक्विड सरफेस, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस, क्योंकि अगर कोई दो लिक्विड लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है ना वो टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर फॉर विच द रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल इज आइडेंटिकल, करेक्ट, वो टेम्परेचर जिसमें जो सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल का जो रीडिंग है ना वो आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द कंसेप्ट ऑफ हीट इज रिलेटेड, करेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स का किस लॉ के अनुसार जो हीट जो कंसेप्ट ऑफ हीट जो है वो रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट से जो कंसेप्ट ऑफ हीट जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर थ्रू रोटेशन इज कॉल्ड, करेक्ट, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग टेम्परेचर मेजर के लिए रेडिएशन के थ्रू टेम्परेचर मेजर के लिए करते हैं उसको हम क्या करते हैं, तो उसको पैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो पैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन 9 × 10⁻⁶ देन द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन विल बी, कह रहा है कि एक लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट किसी गैस का जो लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है ना वो 9 × 10⁻⁶ है, तो उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 × 10⁻⁶ है, ठीक है। अगर लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो उसके क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट का वैल्यू हो जाएगा 27 × 10⁻�6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज, मेटल जो हीट के गुड कंडक्टर क्यों, तो इसका ऑप्शन है कि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दे देयर एटम्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन सी दे हैव रिफ्लेक्टिंग, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो मेटल है ना उस गुड कंडक्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड, जो बल्क मॉडुलस होता है ना उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो उसके रेसिप्रोकल को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड अपॉन एट विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, कह रहा है कि द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज एट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग, किसी लिक्विड कैपिलरी ट्यूब का लिक्विड में किसी कैपिलरी ट्यूब जो होता है उसका किस पर डिपेंड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज करता है वह डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण राइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी इज एक्सिबिटेड बाय, विस्कोसिटी जो है ना वो एग्जिबिट किया जाता है किसके द्वारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के कारण विस्कोसिटी जो है ना वो उसमें रोक लगाया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है एक स्केलर क्वांटिटी स्केलर वेक्टर है या फिर एक्सियल वेक्टर है या फिर पोलर वेक्टर है या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वह एक एक्सियल वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेट इट ही डज, कह कि एक व्यक्ति है जो वॉल को धक्का देने का कोशिश कर रहा है और वो धक्का दे नहीं पा रहा, ठीक है, उसको पुश करने का कोशिश कर रहा है, उसको पुश नहीं कर पा रहा है, तो उसका वो क्या हुआ है, मतलब ही डज वो क्या किया, निगेटिव वर्क किया या फिर पॉजिटिव वर्क बट नॉट मैक्सिमम वर्क, पॉजिटिव वर्क किया लेकिन ज़्यादा नहीं किया, इसके चलते पुश नहीं हो पाया, या फिर नो वर्क एट ऑल वो वर्क ही नहीं किया, या फिर मैक्सिमम वर्क वो बहुत ज़्यादा वर्क किया, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो फिजिक्स में जो पढ़ते हैं ना उसमें वर्क लगा है लेकिन वो जो हम लोग उसका वर्क जो है ना वो नो वर्क एट ऑल, वहाँ पर वर्क ही नहीं हुआ, इसी तरह से उसका जो पुश है वह वाल को पुश नहीं कर पाए, इसलिए ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन पहले हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी के मोमेंटम अगर 20% से इंक्रीज करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजिंग आएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 44% से इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका आंसर सी, ऑप्शन सी 44% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज, टेम्परेचर ग्रेडियंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट का जो एसआई यूनिट होता है ना वह K⁻⁻1 होता है, ठीक है, यानी कि केल्विन का -1, केल्विन का पावर -1 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी इज, तो विस्कोसिटी कैसा फोर्स है ये पूछ रहा है, तो विस्कोसिटी एडहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, या फिर लॉन्ग रेंज फोर्स है, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो विस्कोसिटी है ना यह कोहेसिव फोर्स है, इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, इनमें से कौन है जो वेक्टर है, सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से वेक्टर कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक टेक्स अ बेंड इन अ कर्व विद द सेम स्पीड ड्यू टू दिस। तो है कि एक कार है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से यदि एक स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है, जो कि जो बेंड करते समय, जो कर्व पर बेंड करते समय सेम स्पीड से ही करता है, तो वो किसके चलते करता है, तो कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी, इस ऑप्शन ये है कि सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी इट्स एक्सेलरेशन इज 0, ऑप्शन सी इट्स वेलोसिटी इज नॉट चेंज, एंड ऑप्शन डी इट्स वेलोसिटी इज चेंज। तो कह रहा है कि ये जो कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा था, वो कर्व पर बेंड करते समय उसका जो स्पीड है वो सेम रहता है, किसके चलते, तो इसके वेलोसिटी को चेंज होने की वजह से उसका जो स्पीड है वो सेम रह जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट, कह रहा है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का जो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज डबल्ड इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स, कह रहा है कि अगर एक कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन से डबल हो जाता है, ठीक है, उसका उस ऑब्जेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो यूनिफॉर्म मोशन से डबल हो जाता है, तो उसके एक्सेलरेशन में क्या चेंजिंग आता है, कितना हो जाता है उसका एक्सेलरेशन। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए में 2 टाइम्स, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन सी हाफ, एंड ऑप्शन डी 1/4। तो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी को अगर यूनिफॉर्म मोशन से डबल करें ना तो उसके एक्सेलरेशन जो होगा ना वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट थर्मल इंडक्टिविटी, इनमें से कौन है जिसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो लोएस्ट है, सबसे कम है, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम आइडियल कंडक्टिविटी ऑफ हीट द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कह रहा है कि आइडियल कंडक्टिविटी ऑफ हीट के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है ना वो कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 kg ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल 1 kg वेट विच इज इक्वल टू, कह रहा है कि एक kg के मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना वो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, जिसको हम लोग 1 kg वेट कहते हैं, तो वह किसके इक्वल होता है, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डबल वर्क विल बी, कह रहा है कि फोर्स किसी पार्टिकल का यदि फोर्स एंड डायरेक्शन जो है ना इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में होता है और डबल कर दिया जाए तो उसके वर्क में क्या चेंजिंग होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 टाइम्स हो जाएगा, कि अगर कोई पार्टिकल का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वह डायरेक्शन ऑफ फोर्स के में डबल कर दिया जाए तो उसका वर्क जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज T1 एट रूम टेम्परेचर, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज T2 व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, देन तो कह रहा है कि अगर कोई एक लिक्विड का सरफेस टेंशन T1 है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, और कोई दूसरा लिक्विड है T2 जिसका सरफेस टेंशन जो है वह इंक्रीजेज होता है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज करते हैं, जो कि वहाँ पे रूम टेम्परेचर था उसको फिर इंक्रीज किया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जो T1 है ना वो स्मॉलर हो जाएगा T2 से, ठीक है, और T2 ग्रेटर हो जाएगा T1 से, ठीक है, यानी तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज कैन नेवर बी निगेटिव, इनमें से कौन सा क्वांटिटी है जो यदि कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होता है, वर्क भी निगेटिव होता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ मोमेंट ऑफ अ बॉडी ट्रिपल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, कह रहा है कि किसी बॉडी का जो मोमेंट है ना उसको अगर हम ट्रिपल कर दे, 3 गुना कर दे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव डालेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में 9 टाइम्स हो जाता है। अगर कोई बॉडी का मोमेंट को हम लोग 3 गुना बढ़ा दे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में जो होगा वह 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।